Hello students, so we will start from a refraction and a reflection. In a previous lecture we had seen what is reflection and its law of reflection. Now we first see what is refraction. ठीक है कि यहाँ से कि कहीं भी वक्रीभवन होता है. ठीक है, इन गुजराती वक्रीभवन और इन इंग्लिश रिफ्रैक्शन. तो जब कोई मटीरियल या जो लाइट रेज है वो किसी रेरर टू डेंसर या डेंसर टू रेरर, मतलब कि पतला और घट मीडियम और घट और पतला मीडियम में ट्रांसफ़र होती है या पास होती है, तो वो जो है उसके नॉर्मल से नज़दीक या दूर जाती है. मतलब इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो व्हेन इट इज़, जब वो डेंसर टू रेरर जाती है, ठीक है, मतलब कि वो पतले मीडियम से जो डार्क मीडियम है, डेंसर मीडियम है, घट मीडियम, उसमें जाती है, तो वो जो है वो नॉर्मल से दूर जाती है. मतलब कि उसके लंब से वो दूर जाती है. सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब वो डेंसर टू रेरर जाएगी तब वो क्या करेगी, तब वो नॉर्मल के नज़दीक जाएगी. तो यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें तो ये जो लाइट रेज जा रही है, अगर उसका रिफ्लेक्शन होता है तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. अगर वो रिफ्रैक्टेड होती है तो वो क्या होगा कि वो जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट करेगी, वो θ1 से ज़्यादा होगा. क्योंकि वो क्या करी है, जब वो डेंसर टू रेरर मीडियम जा रही है तो वो अपने लंब से यानी नॉर्मल से दूर जा रही है. तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट होना. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वक्रीभवनांक. ये क्या देता है, ये हमको देता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम, इन दोनों का जो है हमको रेशियो अगर हम ले तो इट विल गिव्स अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n के थ्रू या ईटा के थ्रू डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है लाइक दिस. इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको. ठीक है, अब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, वी ऑल नो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ ऑलमोस्ट नियरर इन दी एयर. तो हम एयर का भी क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट, अगर हम लाइट से लाइट के जो वैक्यूम में उसकी स्पीड है लाइट की, और हवा मतलब एयर में जो उसकी स्पीड है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि एयर का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वो क्या होगा 1, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट नियरर. अगर वाटर का ले तो जो वैक्यूम में है, जो एयर में है, उससे वैक्यूम मतलब वाटर में क्या होगा कि उसका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी. तो स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें तो पहले यहाँ पे जो है वो c है, ठीक है, दैट इज c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो किसी भी मीडियम में ले लीजिए, बट उसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी जो वैक्यूम में होगी उससे कोई ज़्यादा कभी नहीं होगी. ठीक है, जो वैक्यूम में होगी वो ही मैक्सिमम होगी. तो अगर किसी दूसरे मीडियम में, यानी कि यहाँ पे हम रखते हैं, तो कोई भी दूसरे मीडियम की वजह से वो क्या होगा, स्लो होगी लाइट की स्पीड. तो लाइट की स्पीड स्लो होने की वजह से यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कम होगी. उसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा. सो इक्वेशन विल बी n = c/v. ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इक्वेशन होगा. अगर हमको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, स्पीड ऑफ लाइट तो हमको पता ही होती, तो हम उस मटेरियल में लाइट की जो स्पीड है वो भी ढूंढ सकते हैं. अब ये जो इक्वेशन आप दे रखे हैं दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्नेल. उसको हम बोलते हैं स्नेल का लॉ और स्नेल्स रूल और स्नेल नो नियम. ठीक है, तो n1 जो है वो अपर मीडियम है, n2 जो है वो नीचे का मीडियम है. अब क्या कर रहा है कि जब लाइट एंटर कर रही है तो वो कहाँ कर रहा है कि वो मीडियम से, मतलब कि नॉर्मल जो है वो नॉर्मल के नज़दीक आ रहा है. अगर वो नॉर्मल के नज़दीक आएगा मतलब कि वो जो है वो रेरर टू डेंसर जा रहा है. ठीक है, रेरर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल के नज़दीक जाएगा, डेंस टू रेरर जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा.
यहाँ पे क्या है N1 लेस देन N2, N1 से लेस देन N2, मतलब कि N1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है और N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है। तो उसका ये विथ एंगल जो इसका रिलेशन है दैट इज़ N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2, दैट इज़ अवर स्नेल रूल और इक्वेशन ऑफ स्नेल। अब यही यहाँ पे सेम दिखाया गया है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल का तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो हमने इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए और सेम होने चाहिए, और नॉर्मल भी सेम प्लेन में होना चाहिए, और जो वो एंगल क्रिएट करते हैं विद द नॉर्मल वो सेम होना चाहिए। सो दैट विल बी N1 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2। हमको क्या लेना है, हमको लेना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या होगा कि मीडियम चेंज होने की वजह से वो चेंज होगा, ठीक है। तो अवर इक्वेशन विल बी N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। अब हम देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप सबने 10th में आपको आया होगा आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर हम डेंसर टू रेरर जाते हैं या रेरर टू डेंसर मीडियम में जब जाते हैं तब कोई पर्टिकुलर एंगल हम इंसिडेंट होता है या पर्टिकुलर एंगल बनता है वी कॉल क्रिटिकल एंगल, कि तब जो लाइट है इट विल ऑन पैरेलल टू दी बोथ द मीडियम। कि अगर हम देखें कि ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ठीक है, ये दूसरा मीडियम है और ये N1 और ये N2 ऐसे दो मीडियम है। अब जब लाइट यहाँ से प्रोपोगेट करती है तो ऐसे ऐसे जाती है, तो देन अगर ये रेरर टू डेंसर है, ये जो नीचे वाला है ये डेंसर है, ऊपर वाला जो है वो रेरर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रेरर टू डेंसर जाएंगे, सॉरी डेंसर टू रेरर जाएगा तो वो क्या होगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। अगर वो डेंसर टू रेरर जाएगा तो नॉर्मल के नज़दीक जाएगा, तभी वो डेंसर से रेरर जा रहा है तो क्या होगा इससे दूर होता जाएगा। ये आपके नॉर्मल है, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर और दूर जाएगा, फिर यहाँ से फिर एक एंगल ऐसा बनेगा कि तब वो जो है ये दोनों मीडियम को डिफरेंट करती है, मतलब डिमार्केशन लाइन है, ठीक है, दोनों मीडियम को अलग कर रही है। तब क्या होगा कि यहाँ से निकला और वो इस लाइन के पैरेलल चला जाएगा अलोंग, तो तब ये जो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलेंगे, जब ये बना ना इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अगर इस एंगल से ज़्यादा लाइट इंसिडेंट होती है, अगर थीटा सी से जब ज़्यादा का एंगल बनता है तब उस लाइट का उसी मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। देयर इज़ अ क्रिटिकल एंगल एट विच नो लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड एट ऑल, कि तब क्या होगा कि कोई भी लाइट है वो रिफ्रैक्टेड नहीं होगी, वो उसी मीडियम में उसका कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन होता रहेगा इंटरनली। सो लाइट जो है वो उसी मीडियम में ट्रैप्ड हो जाएगी। सो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, दैट लाइट इज ट्रैप्ड इन द वाटर एंड कैन नॉट एस्केप इनटू द एयर। दिस वर्क्स विथ एनी डेंस मीडियम सच एज प्लास्टिक। तो अंदर का जो मीडियम होगा वो डेंस होगा, बाहर का जो होगा इट विल बी रेरर मीडियम। यहाँ पे कुछ फिगर दिखाई गई और फिर यहाँ पे कुछ इक्वेशन है, ठीक है। सो N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। नाउ वी ऑल नो जब क्रिटिकल एंगल बनेगा थीटा सी, ठीक है, दैट विल बी 90 डिग्री। तो वो अगर 90 डिग्री हो जाएगा दैट इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल विद द नॉर्मल। अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा थीटा 90 डिग्री साइन थीटा 90 विल बी 1। सो वी गेट N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2, ये वाला इक्वेशन हमको मिलेगा, ठीक है, कि बाहर का जो मीडियम है वो रेरर है, अंदर का जो है वो डेंसर है, ये भी उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए। सो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको जाए तो एक कंडीशन हमारी क्या बनेगी, दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब कि जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए और उसका जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए। सो अंदर का जो भाग है कोर का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए और बाहर का जो क्लेडिंग मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। सो N1 ग्रेटर देन N2, ये दो हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नीडेड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। सो एक हमारी यहाँ पे हो गई N1 ग्रेटर देन N2 और दूसरी थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा सी।
अब इंटरफियरेंस देखते हैं। इंटरफियरेंस क्या है, आप सबको नहीं आया होगा, इट इज़ कॉल्ड व्यतिकरण, ठीक है। अब इंटरफियरेंस का मतलब क्या होता है कि हमने ऐसा सुना होगा कि लोग बोलते हैं डू नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ लाइक दैट, ठीक है, कि किसी की पर्सनल लाइफ में हमको इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ रिलेटेड सेम थिंग कि अगर दो वेव्स है, वो अगर अब किसी दूसरी वेव पे या एक वेव्स ले लीजिए दूसरी वेव पे सुपर इम्पोज होती है तो वो जो है वो व्यतिकरण देती है, इंटरफियर करती है एक दूसरे को। अभी इंटरफियरेंस के लिए भी एक कंडीशन है कि वो जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, वो कोहेरेंट होगी तो ही वो इंटरफियरेंस देगी, अगर वो इनकोहेरेंट होगी तो वो इंटरफियरेंस नहीं देगी। सो कोहेरेंट वेव्स है अगर हमारे पास, ठीक है, उनका फेज भी जो है वो सेम है, तो ज़ीरो फेज शिफ्ट, दोनों में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, दोनों का फेज जो है वो सेम है, तो हमको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। मतलब कि हम सबको रेजोनेंस पता है कि रेजोनेंस में क्या होता है, तो ये जो है वहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक सिग्नल का रेजोनेंस लेते हैं। यहाँ पे जो बात की है वो लाइट का रेजोनेंस है, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर सेम फेज एंगल की जो लाइट है अगर वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है तो हमको जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलता है। अगर 180 डिग्री शिफ्ट है, मतलब जो है उससे टोटली अपोजिट है, ठीक है, एंगल, अगर ऐसा फेज शिफ्ट हमको मिलता है तो वो जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस दिखा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा तब हमको लाइट मिलेगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो ज़्यादा होगी, सो हम उसको ब्राइट फ्रिंजेस बोलेंगे। बट जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, जहाँ पे लाइट नहीं मिल रही है, तो हम उसको डार्क फ्रिंजेस बोलेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलेंगे। अब कोहेरेंस लाइट फोटोन्स ऑफ अ फिक्स्ड फेज रिलेशन, ठीक है। कोहेरेंस लाइट का क्या है कि उन सभी का जो फेज शिफ्ट है वो सेम होगा, देयर इज़ नो फेज शिफ्ट, एंड जब जो भी एंगल होगा वो सेम होगा। और इनकोहेरेंट लाइट वो क्या होगा, उनका फेज डिफरेंट होगा, तो अगर वो किसी पे सुपर इम्पोज होगी तो उसकी जो इफेक्ट होगी वो उसी की वजह से निगलेक्ट होगी। अब यहाँ पे हमको रिफ्लेक्शन तो पता है कि इंसिडेंट एंगल है वो जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो उस मीडियम में एंटर नहीं कर पाता और दूसरे मीडियम में वो चला जाता है। अब पोलराइजेशन का हमको पता है, यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है। पोलराइजेशन क्या है कि अगर हमको वेव्स से, हम जो लाइट सोर्स है हमारे पास उसको हमको एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तो हमको पता है टर्मेलिन प्लेट है, फिर निकोल प्रिज्म है, तो ये सब कुछ क्या है कि ये जो है वो लाइट को पोलराइज करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो वो जो है उसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन। अब यहाँ पे ऑप्टिकल रेजोनेटर है, तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आगे हमको लेज़र का कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसके लिए हम ये जो है वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ट्रांजिशन करता है, तो अगर हम ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट यहाँ पे इवन स्टेट में है, अगर हम उसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, एच नो जितनी एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करेगा कि उसको जितनी बैंड गैप क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर हम उसको उतने अमाउंट की एनर्जी देते हैं। फिर वो जब उसको वो एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या करता है, वो ट्रांजिशन करता है। सो इवन स्टेट से वो E2 एनर्जी लेवल था उसमें ट्रांजिशन करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, कि उसने हमने उसको एनर्जी दी और उसने वो एनर्जी पूरी ले ली, और जब वो उसको वो एनर्जी मिल गई, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई, तो वो अब इवन लेवल से E2 एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है। अब क्या होगा कि वो E2 एनर्जी लेवल में तो चला गया, बट वहाँ पे कुछ उसका लाइफ टाइम होगा कि वो उस लाइफ टाइम के बाद वो ज़्यादा वहाँ पे नहीं रह पाएगा, तो वो जब लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन को फिर से अपनी जगह पे आना पड़ेगा। तो फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जब वो अपनी जगह पे आना जाएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी अब उसको रिलीज़ करनी पड़ेगी, तो जैसे ही वो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो इवन स्टेट में आ जाएगा, और जो उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस था उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, तो हमको ये मिलेगा कि उसने एनर्जी ली और फिर वो उसने एनर्जी
छोड़ दी, और इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, अब इसके बीच एक आता है स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या है कि अगर इस लेवल के बीच एक मेटास्टेबल स्टेट है, सपोज आप ऐसा समझिए कि इस लेवल के बीच एक मेटास्टेबल स्टेट है। अब मेटास्टेबल स्टेट क्या है कि एनर्जी लेवल E1 और एनर्जी लेवल E2 के बीच कुछ ऐसी स्टेट है, वो कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स होते हैं उसी में होती है कि उसके बीच कुछ ऐसी एक स्टेट है मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, सपोज, और उसका जो लाइफ टाइम है वो क्या होगा कि E2 एनर्जी लेवल से ज़्यादा लाइफ टाइम होगा। अगर इसका 10⁻⁸ में होगा लाइफ टाइम, तो इसका होगा 10⁻³ में, यानी 5 टाइम्स 10⁵ टाइम्स उसका जो लाइफ टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन E2 लेवल से जाता है क्योंकि वहाँ पे उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब वो क्या करेगा कि वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो जब वो मेटास्टेबल स्टेट में आएगा तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी जो उसने एब्जॉर्ब की थी, क्योंकि E2 से जो मेटास्टेबल लेवल के बीच में जो एनर्जी का रेडिएशन एमिट होगा दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो नॉन रेडिएशन होगा, हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, और हमको जो चाहिए वो हायर एनर्जी का नहीं होगा। तो जब वो मेटास्टेबल स्टेट से E1 में ट्रांजिशन करेगा तब हमको मिलेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा मेटास्टेबल स्टेट में आया। अब मेटास्टेबल स्टेट में वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर से एक और फोटोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम उसको एक फोटोन प्रोवाइड करते हैं वो क्या करता है कि कुछ उसके क्वांटम नंबर्स में उसमें चेंज आएगा। तो जैसे ही वो अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये कॉन्सेप्ट, तो आप सिंपली में समझ लीजिए कि जब हम दूसरा फोटोन देते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आता है वो जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी के सेम फेज शिफ्ट के कोहेरेंट लाइट हमको मिलती है। तो हमने एक फोटोन तो पहले एब्जॉर्ब किया हुआ था, फिर हम उसको दूसरा फोटोन देते हैं और वो एमिट करके सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट देता है, दैट इज़ कोहेरेंट लाइट देता है। और इस एमिशन को हम बोलेंगे स्टिम्युलेटेड एमिशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकेंड फोटोन पे उसने स्टिम्युलेटेड एमिशन किया। तो अब ये हमको समझ में आ गया। यही हमारा मेन कंसेप्ट है लेज़र के पीछे।